हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से श्री श्याम विज्ञान अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में उपसंयोजक यौगिकों में बंधन की प्रकृति को समझने के लिए जो संयोजकता कोश सिद्धांत VBT सिद्धांत जो पोलिंग द्वारा दिया गया था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम अध्ययन कर रहे थे संयोजकता कोश सिद्धांत या VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका अध्ययन कर रहे थे। ये जब सिद्धांत पोलिंग द्वारा दिया गया तो जो अपने उपसंयोजक यौगिक हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें संकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, उनकी ज्यामिति किस प्रकार से ज्ञात किया जाए तथा उनमें चुम्बकीय गुण किस प्रकार से ज्ञात किए जाएं, चुम्बकीय आघूर्ण का मान कैसे ज्ञात करें, इन्हें ज्ञात करने का एक तरीका बताया गया पोलिंग द्वारा। वो तरीका ये था, उसमें कुछ 2-4 स्टेप थे जो हमें फॉलो करने थे, तब जाकर हम इन सभी गुणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप अपना ये होता है कि जो भी उपसंयोगिक हमें जो उदाहरण दिया जाए उसमें हमें उसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए। फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के पश्चात उसमें ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम ये लिगेंड की प्रकृति देखते हैं, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। हाँ, हम प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की प्रकृति के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनों को हम फिर से भरते थे। यदि प्रबल लिगेंड था तो हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हुए चलेंगे, दुर्बल लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डी उपकोष में जब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे तो शुरुआती 3 डी उपकोष के 3 कक्षक आएंगे, उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। उसके बाद में अपना युग्मन प्रारंभ होता है। पाँचों डी उपकोष के जो 5 कक्षक है उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआती 3 वालों में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। शुरुआती 3 में इसलिए आना चाहिए था कि वो हम CFT के अनुसार देखते हैं कि भाई उन शुरुआती 3 वालों की जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या रहती है, समान रहती है। ठीक, जब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं फिर हम देखते हैं उस उपसंयोजक यौगिक की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या यदि मान लो 4 है तो हमें 4 रिक्त कक्षक चाहिए। समन्वय संख्या 6 है तो हमें 6 रिक्त कक्षक चाहिए। ये सभी जो रिक्त कक्षक हैं वो कम ऊर्जा वाले होते हैं। इन कम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में जितने हमें चाहिए वो समन्वय संख्या के हिसाब से देख लेते हैं। उन रिक्त कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और उतने ही नए संकरित कक्षक बना लेता है। यदि मान लो संकरण में डी उपकोष का 1 काम में आए, एस उपकोष का 1 काम में आए, पी उपकोष के 2 काम में आए तो वो संकरण DsP2 हो जाएगा। यदि डी उपकोष के 2 काम में आए, एस उपकोष का 1 काम में आए, पी उपकोष के 3 काम में आए हैं तो वो D2sp3 संकरण हो जाता था। फिर हमने ये भी देखा यदि n का मान 2 है, n का मान 2 है या उपसंयोजक संख्या 2 है, उस स्थिति में अपना संकरण sp रहता है, आकृति रेखीय रहती है। 3 था तो संकरण अपना sp2 था, आकृति वहाँ समतल त्रिकोणीय हो जाती थी। जब समन्वय संख्या 4 थी तो संकरण sp3 है तो चतुष्फलकीय संरचना, संकरण DsP2 था तो वर्गाकार समतलीय संरचना। यदि समन्वय संख्या 5 है उस स्थिति में DsP3 संकरण और आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय थी। और यदि वहाँ समन्वय संख्या 6 है अपने किसी उपसंयोगिक में तो उसका संकरण D2sp3 होता है। ठीक है, आकृति अष्टफल की होती है। इतना सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और 1-2 उदाहरण भी किए थे, एग्जाम्पल भी किए थे। जब हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण कर देंगे, उसके बाद में रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु उपलब्ध कराता है जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और उपसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात हम उसकी आकृति बता देंगे संकरण के हिसाब से। ठीक है, आकृति बताने के पश्चात हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो गया उस स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो हम कहेंगे भाई अनुचुंबकीय, नहीं तो प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण का मान भी हम सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, μ = n+2, फिर पूरे का रूट, मात्रक उसका Bm बोर मैग्नेटॉन होता था। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। और यदि संकरण में आंतरिक डी उपकोष के कक्षक काम में आ रहे हैं तो उन्हें हम कहते थे आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक या निम्न प्रचक्रण संकुल यौगिक, यानी वहाँ युग्मन हुआ होगा। यदि बाहर के डी उपकोष के काम में आ रहे हैं तो हम कहते थे उन्हें बाह्य कक्षक संकुल यौगिक या प्रचक्रण मुक्त स्पिन फ्री संकुल यौगिक। ठीक है, तो इसी चरण में हम देखते हैं आगे। एक देखो, एक उदाहरण हम करते हैं। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला उदाहरण NiCN4 2-। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम हम देखें तो 4 CN है तो इसे हम कहेंगे टेट्रा। ठीक है, आप कह दो साइनो।
टेट्रासाइनो 4 लिगेंड है CN। टेट्रासाइनो निकिल, यहाँ माइनस आवेश होता है तो धातु परमाणु के नाम के पीछे 8 शब्द लगता है। टेट्रासाइनो निकिलेट, टेट्रासाइनो निकिलेट, ठीक है। यहाँ Ni की ऑक्सीकरण अवस्था आती है सेकंड, तो हमने क्या कहा, टेट्रासाइनो निकिलेट सेकंड। यदि यहाँ कोई आवेश रहता है तो हम पीछे एक शब्द लगाते हैं, उसका क्या है, आयन। इनको हम एक मिला के लिख देंगे, ठीक। उसके अलावा देखो क्या है, आजकल क्या है, साइनो लिगेंड को हम कहते हैं साइनिडो, तो इसका ज़्यादा सही नाम ये है टेट्रासाइनिडो, टेट्रासाइनिडो निकिलेट, टेट्रासाइनिडो निकिलेट सेकेंड आयन, ठीक। अपना तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे Ni का, निकिल का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, ये आता है Ar, Ar के बाद में 4s2 3d8, ठीक है। यदि हम इनके कक्षक बनाएं तो देखो ये ऐसे बनेंगे, सबसे पहले 3D के, ठीक है, 3D के 5 कक्षक, उसके बाद में 4s के, उसके बाद में आएंगे ये किसके, 4p के, और उसके बाद में किसके आएंगे, ये 4d के, ठीक है। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, d उपकोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक। अब हम ये देखते हैं Ni का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिया। अब यहाँ Ni है ना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो क्या है, NiCN4 2 माइनस, निकिल को हमने मान लिया X प्लस, Cn माइनस 1 आवेश रहता है, ऋण आवेशित लिगेंड है जिस पर आवेश -1 है, ये संख्या में 4 है, बराबर जितना आवेश है वहाँ कितना है, 2, माइनस के 2, तो हो गए x माइनस 4 बराबर -2, 4 उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आ गया अपना +2, यानी यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। तो अब हमें यहाँ Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, किसका, Ni2+, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें पता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, या हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। हम जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से निकलते हैं, यदि बाह्यतम कोश से निकल गए उसके पश्चात हम आंतरिक कोश से निकालते हैं। तो बाह्यतम कोश से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, तो 2 के 2 कहाँ से निकल जाएंगे, 4s कोश से। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा Ar 4s0 3d8, यानी डी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, पुनर्वितरण। इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण का मतलब है ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें फिर से भरना पड़ेगा, फिर से भरेंगे, लेकिन फिर से भरेंगे ये वीबीटी सिद्धांत के अनुसार, ये हमें बताते हैं प्रबल लिगेंड और कौन से, दुर्बल लिगेंड। अब हमें ये देखना है कि जो CN है ना, साइनिडो लिगेंड है, साइनिडो आइसोसाइनिडो हो जाए, NO2 हो जाए, NO2 माइनस हो जाए, CO हो जाए, अमोनिया हो जाए, EDTA हो जाए, ठीक है, या जिनमें डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, जैसे ट्राइफेनिल फास्फिन हो जाए, फोस्फिन हो जाए, उसके अलावा DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो हो जाए, ये सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड होते हैं। कौन लिगेंड प्रबल है, कौन लिगेंड दुर्बल है, इनको याद करने की जो श्रेणी है स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, उसका अध्ययन हम लास्ट वीडियो में कर लिया है, हमने कर लिया है। यदि हमें ये चाहिए कि भी ये प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है कौन सा है, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखो CN है ना, वो क्या है, प्रबल लिगेंड है, क्या है, प्रबल लिगेंड है। अच्छा भाई देखो है ना, ये प्रबल लिगेंड है ना, तो ये करेगा क्या, प्रबल लिगेंड है, हमें प्रबल लिगेंड मानते हुए इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करना है, इलेक्ट्रॉनों को फिर से भरना है। तो देखो लिगेंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, लिगेंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो जाएगा। हम ये खाली कक्षक बनाते हैं पहले, तो ये किसके हैं, 3D के, ये किसका है, 4s का, ये किसके अपने पास में 4p के, और ये अपने पास में किसके हैं, 4d के, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हुए भरना है। युग्मन करते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन 3 में तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। तो देखो 1 2 3, फिर युग्मन कर दो 4 5 6,
2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे आगे आ गए, ठीक हो गए। अब देखो उसके बाद में अगली अपनी अगला स्टेप रहता है कि हम देखते हैं उपसंयोजक संख्या या हम देखते हैं समन्वय संख्या। ये होती है उपसंयोजक बंधों की संख्या। यहाँ देखो CN एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है, यह एक उपसंयोजक बंध बनाता है, यानी एक CN लिगेंड एक उपसंयोजक बंध बनाएगी तो 4 CN 4 उपसंयोजक बंध बनाएगी। तो यहाँ उपसंयोजक संख्या कितनी आएगी? 4। जब 4 उपसंयोजक संख्या आ रही है, 4 उपसंयोजक संख्या आ रही है, तो 4 उपसंयोजक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसका मतलब उपसंयोजक संख्या 4 है तो 4 ही रिक्त कक्षक चाहिए। उपसंयोजक संख्या 4 है तो हमें क्या चाहिए? 4 रिक्त कक्षक चाहिए। अच्छा, ये जो 4 रिक्त कक्षक चाहिए ना, उन 4 रिक्त कक्षकों में CN अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे तो वो 4 रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल हमें केंद्रीय धातु परमाणु उपलब्ध कराता है, जो कि यहाँ कौन है? निकिल। कौन से उपलब्ध कराएगा? वो कराएगा कम ऊर्जा वाले। कम ऊर्जा वाले का मतलब हमें इधर से स्टार्ट करना है जिसकी ऊर्जा कम है। आप ध्यान रखना एक चीज़ का, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ जाए, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, क्या? मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, उस स्थिति में ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो कम ऊर्जा वाला कौन हो गया? ये। हमें कितने चाहिए? 4। तो 4 का मतलब एक तो आ गया अपने D उपकोष का, एक आ गया S उपकोष का। अब कितने और चाहिए? 2। तो 2 किसके काम में आ जाएंगे? P के। ये 4 कक्षक काम में आएंगे। कौन से? 4 कक्षक किसके? एक D का है, एक S का है और 2 किसके हैं? P2 के, ठीक है। ये अब देखो इन्हें हम इधर बना लेते हैं। 4 रिक्त कक्षक है अपने पास में। ये 4 रिक्त कक्षकों में क्या थी कि एक कक्षक तो किसका था? D का, एक कक्षक S का, 2 कक्षक किसके थे? P के। तो ये 4 कक्षक बन गए। तो ये हो गए अपने 4 DsP2 संकरित कक्षक। संकरित कक्षक। जब हम संकरण पढ़ते हैं तो उस स्थिति में ये कहते हैं कि लगभग समान ऊर्जा और समान ऊर्जा के कक्षक आपस में अत्ययापन करते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, और उतने ही ऊर्जा के नए संकरित कक्षक बना लेते हैं। जो नए संकरित कक्षक बनते हैं ना, वो जितने संकरित कक्षक संकरण में, जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे थे, संकरण के पश्चात भी उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो अब ये अभी तक तो क्या था? एक D का था, एक S का था, 2 P का था, लेकिन अब जो ये 4 कक्षक बने हैं ना, ये चारों ही किसके हैं? DsP2 संकरित कक्षक है। ये अकेला D का नहीं है। कौन सा है ये? DsP2। ये भी कौन सा है? DsP2। सभी DsP2 हैं। तो हम क्या कहेंगे? 4 DsP2 संकरित कक्षक बन गए। इन संकरित कक्षकों में जो अपना लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा या तो किसी के पास माइनस आवेश होगा, तो एक माइनस आवेश का मतलब हम लगाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो CN के ऊपर क्या है? माइनस आवेश है। CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस, ये अपने क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं इन रिक्त कक्षकों में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके इन रिक्त कक्षकों में 4 संकरित कक्षक बना लिए। तो अपनी एक चीज़ आ गई, वो क्या कि इनका संकरण क्या है? DsP2 संकरण है। हमें पता है भाई जब DsP2 संकरण रहता है ना, उस स्थिति में आकृति रहती है वर्गाकार समतलीय। क्या रहती है? वर्गाकार समतलीय आकृति। उसका मतलब है यहाँ तो केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा निकिल, उससे 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े होंगे कि वो चारों एक वर्गीय संरचना बनाएं। जैसे यहाँ कौन है? CN, यहाँ भी कौन है? CN, यहाँ भी कौन है? CN, यहाँ भी कौन है? CN। ये जुड़ गए। ये इन्होंने क्या बना लिया? एक वर्गाकार संरचना बना ली। और इस पूरे संकुल यौगिक पर जो ये है, इस पूरे संकुल यौगिक पर आवेश कौन सा है? माइनस का 2। अपनी 3 चीज़ें आ गई, DsP2 संकरण, वर्गाकार समतलीय आकृति, और हमने उसकी आकृति भी बना ली। अगली जो हम बात करें वो हम बात करते हैं इनके चुंबकीय गुणों का। यदि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात ये पुनर्वितरण हो गया, उसके पश्चात इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अनुचुंबकीय नहीं बचा है तो प्रतिचुंबकीय। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ कौन सा गुण आ गया इसका? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय गुण आ गया, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू का ये सूत्र होता है Nn+2, इसका मात्रक रहता है Bm बोर मैग्नेटॉन, ठीक है।
चुम्बकीय आघूर्ण म्यू का। यहाँ n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं VBT सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो VBT के अनुसार हम जब इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण कर देते हैं उसके पश्चात हमें देखना यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n का मान 0 तो म्यू बराबर भी क्या हो गया 0। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, जब इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जा सकता, तो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। रंग प्रदर्शित नहीं करेगा तो इसका गुण रहता है रंगहीन। कैसा गुण रहता है रंगहीन। हमने क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर ली, DsP2 संकरण, वर्गाकार समतलीय आकृति, प्रति चुंबकीय गुण क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू का मान, चुंबकीय गुण का मान भी क्या है 0 और प्रकृति क्या है इसकी रंगहीन। अब एक बात और है कि ये आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बने हैं या बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बने हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, यदि अंदर के डी काम में आ रहे हैं ना तो उन्हें हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बना है ये। ठीक, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है तो हम कह देते हैं इन्हें निम्न प्रचक्रण संकुल यौगिक, लो स्पिन। क्या कहते हैं इन्हें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो क्या है, कई बार क्या है कि हमसे एक प्रश्न पूछ लेता है, वो प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं। प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न मान लो ऐसे पूछ लिया, आया हुआ प्रश्न है, हम कहाँ तक जाएं कंपटीशन एग्जाम में। एक प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक है, निम्न में से आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक है। प्रश्न है निम्न में से आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक है। ऑप्शन वो दे देगा, मान लो एक तो दे दा NiCN4 2-, उसके अलावा वो आपसे दे दे NiCl4 2-, एक दे दे आपसे NiBr4 2-। ठीक है, उसके अलावा दे दे आपसे H2 दे दे साथ में, ये दे दे NiH24, यहाँ दे दे 2+। अच्छा देखो क्या है, अभी आपसे पूछ रहा है आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बनाओ। हमने ये उदाहरण अभी किया है NiCN4 2-, हमें पता है ये आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बना है तो हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन ये टिक कर देंगे कि भाई NiCN4 2- ये क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक है। यदि मान लो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा आ गया हमारे पास समय नहीं है, जाहिर सी बात है वहाँ समय होता भी नहीं है, तो हम कैसे पहचानें कि इन चारों में से कौन सा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे वहाँ कि यदि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई प्रबल लिगेंड है ना, प्रबल लिगेंड है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया है, और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया है उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ शिफ्ट कर देता है, इधर की तरफ शिफ्ट कर देता है तो एक या दो कक्षक उसके 3D उपकोष के रिक्त हो जाते हैं। उस स्थिति में अपने आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप ऐसा देख लो, ये प्रबल लिगेंड है, ये तीनों क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। हमें ये पूरा करने की आवश्यकता है नहीं, हमें क्या देखना है, केवल लिगेंड की प्रकृति देखनी है और अपने आंसर को टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, हम और उदाहरण करें इसी के। एक प्रबल लिगेंड था, हम अब क्या है, अब एक दुर्बल लिगेंड ले लेंगे, NiCl4 क्या ले लिया, क्लोरिडो लिगेंड ले लिया, क्लोरो। तो इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरो, या तो आप क्या कहो क्लोरो। भाई क्लोरो भी सही है, लेकिन 2004 के बाद में जब नए नियम आए तो क्लोरो को कहा जाता है क्लोरिडो। क्या कहा जाता है, क्लोरिडो। तो क्या नाम हो गया, टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट साइकेट आयन। ठीक, ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी Cn पर -1 आवेश था, अब Cl है तो Cl पर भी क्या है, -1 आवेश है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 ही है। अब क्या तरीका है इसका, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 3d8 वही है, 3d में 8 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा 4p और जो ये 4d है,
4p और 4d कक्षक है, इन्हें भी क्या करेंगे हम बनाते हैं। ठीक है, ये भी खाली है, ये भी क्या है खाली है। अब अपना अगला स्टेप क्या है, Ni2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास यही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण अब क्या करेंगे हम Cl के अनुसार, क्लोरिडो हो जाए, क्लोरो हो जाए, या हम कहते हैं क्लोरिडो हो जाए, I- हो जाए, Br- हो जाए, SCN- हो जाए, Cl-B, उसके अलावा अपना S2-, F-, ऑक्जेलेटो हो जाए, हाइड्रोक्सो हो जाए, एक्वा हो जाए, H2O, ये सभी अपने दुर्बल लिगेंड होते हैं। इन दुर्बल लिगेंडों क्या होते हैं अपने, ये सभी क्या है दुर्बल लिगेंड, और दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। कौन सी लिगेंड है अपने ये दुर्बल, मैंने पहले बताया कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, इसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये Cl क्या है दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करेंगे लिगेंड के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दुर्बल लिगेंड है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे भर दो, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हमें नहीं करना है। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या चाहिए रिक्त कक्षक, ऑप्शन संख्या 4 ही है क्योंकि पहले Cn था वो भी एक दंतुक लिगेंड था, ये भी क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है, Cl भी क्लोरिडो भी एक दंतुक लिगेंड ही है। तो अपनी ऑप्शन संख्या 4 ही है, हमें 4 रिक्त कक्षक ही चाहिए। वो रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु उपलब्ध कराता है अपनी कम ऊर्जा वाले, कौन से कम ऊर्जा वाले। तो देखो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में देखो क्या है, ये लास्ट के बनाऊँ मैं, तो इन दोनों में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है लिगेंड यहाँ उपसंयोजक जो बंध बनाता है तो लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है, तो हमें ऐसा कक्षक चाहिए जो बिल्कुल ही खाली हो या जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सके। तो हम इन्हें काम में नहीं लेंगे, किनको काम में लेंगे, S काम में आ गया, हमें 4 चाहिए तो एक S काम में आ गया, 3 कौन से काम में आ गए P के, तो भाई एक तो S काम आ गया, 3 किसके काम में आ गए P के। ठीक है, तो अपने 4 कक्षक आ गए कौन से, एक तो S के और P के कितने आ गए 3, तो 4 कक्षक होंगे, ये 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे 4 sp3 संकरित कक्षक। इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। अब लिगेंड है Cl-, कौन है Cl-, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ये Cl- कर दिया। तो जैसे ही संकरण अपना पहला कौन सा काम आ गया, पहला काम अपने कर लिया sp3 संकरण। sp3 संकरण आते ही उसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय, कौन सी आकृति होगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय आकृति टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आकृति देखो इस प्रकार से बनाएंगे हम बोर्ड पे। सेंटर में तो रहता है अपना क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है अपना यहाँ निकिल है, कौन है निकिल, ये रहा Ni। 4 लिगेंड उससे जुड़े होंगे, एक Cl, ठीक है, और एक Cl, ये दोनों एक तल में है, या आप ऐसे मान लो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं तो एक ये और एक ये Cl कहाँ आ रहे हैं बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को हम दान करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे आवेश क्या है -2। चतुष्फल की आकृति बन गई, इन्हें आप चाहो तो ऐसे मिला सकते हो, ये लो इस आकृति को हम कह रहे हैं चतुष्फल की। चतुष्फल की आकृति औथी कुछ इस प्रकार से है कि ये 2 है ना, ये इस प्रकार से, और एक ऊपर जाता है एक कहाँ जाता है नीचे, ये इस प्रकार से। ये 2 ये और ये तो तल के अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमने ऐसे मान लिया, तो ये और ये अपनी तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पहला काम sp3 संकरण, दूसरा हमने चतुष्फल की आकृति ज्ञात कर ली। अब हम आते हैं प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात यहाँ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रतिचुंबकीय नहीं रहकर क्या रहेगा अनुचुंबकीय। ठीक है, अगला काम अपना चुंबकीय आघूर्ण μ बराबर Nn+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक ये रहा और एक ये रहा 2। भाई 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरे, तो 2 2 4 और 2 चाहिए तो युग्मित है, ये और ये क्या है अयुग्मित है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ गया 2 और 2 4, 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 8, तो μ का मान कितना आ गया √8। क्या आ गया μ बराबर √8। √9 होता तो कितना आता 3, अब ये क्या है 3 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो
ये रंगीन हो सकता है, यानी कलरफुल हो सकता है, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और उच्च ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा में आएगा, तो जितनी ऊर्जा लेता है उससे थोड़ी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जित ऊर्जा चमक या रंग के रूप में दिखाई देती है। तो ये रंगहीन न होके क्या हो जाएगा, कलरफुल, यानी क्या हो जाएगा, रंगीन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ज्ञात कर ली। अच्छा, अब देखो क्या है, आप एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया है क्या, नहीं किया भाई। ये और ये शुरुआती तीनों में हुआ है, तो मजबूरी में हुआ है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, वीवीटी के अनुसार नहीं हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है तो अपने कौन से संकुल यौगिक बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बनेंगे। कौन से कक्षक संकुल यौगिक बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बनेंगे। ये कुछ हमने वीवीटी के उदाहरण पढ़े, जिनमें एक प्रश्न हमने D2sp3 संकरण का किया, एक हमने ये किया है sp3 संकरण का किया। उसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने D2sp3 संकरण का भी किया है। जब NiCl4 लेके कर रहे थे वो DsP2 संकरण बन रहा था, ये क्या बन रहा है, sp3 संकरण बन रहा है। ये एक तरीका था वीवीटी के अनुसार उपसंयोगिकों के संकरण, उनकी ज्यामिति, इनका ज्ञात करने का तरीका था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वीवीटी के क्या क्या अपवाद हैं और कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।